नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनरेगा टॉपिक को। ये करंट अफेयर का टॉपिक है, हॉट टॉपिक है दोस्तों। मोदी जी ने मनरेगा का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। मनरेगा को बोल दिया है जयराम जी की। अब पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, इसका नाम भी बदल दिया गया है। एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो भी पास हो जाएगा। हम उसके बारे में जानेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनरेगा हर कोई जानता है। राइट टू वर्क होता था ये 2005 में यूपीए की गवर्नमेंट लेके आई थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट लेके आई थी 2005 में। 100 दिन का काम मिलता था, हर किसी को पता है ये। और हमारे रूरल एरिया के लिए काफी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है रोजगार की समस्या को टैकल करने के लिए। तो इसको थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है अब चीज़ें। तो ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है और अगले कुछ टाइम तक, मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल तक एडिटोरियल आते रहेंगे इसके ऊपर, मनरेगा के ऊपर। मनरेगा का जो चेंज किया है, उसका जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, ये तो वक़्त बताएगा कि जो चेंज किया गया है, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत हमारे कंट्री में रहती ही है। तो इसको हम जानेंगे। मनरेगा को जो जी राम जी करके नई स्कीम आई है, इसको क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं, इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी को मेरी अगर आवाज़ स्लो लगे तो 1.5 की स्पीड पे जाके देख सकता है, 2x की स्पीड पे जाके देख सकता है। अगर किसी को वीडियो की लेंथ ज़्यादा लगे तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा-सा अपना फोकस बढ़ाइए, थोड़ा-सा आराम से बैठ के सुनिए चीज़ें। वो टाइम चला गया जब वन लाइनर आते थे। अब वो वक़्त नहीं है, गहराई में पढ़ना पड़ता है। एचसीएस, यूपीएससी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनको तो पढ़ना ही है, वो ऐसी बातें भी नहीं करते हैं। कोई भी टॉपिक को हम आज का जो टॉपिक है उसको पढ़ के आपको फिर समझ आएगा कि क्या नया सीखा है। अब सीईटी हरियाणा में भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आपने देखा होगा फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, फोर्थ शिफ्ट का पेपर, बहुत डीप में चीज़ें पूछी गई थी, बहुत डीप में चीज़ें पूछी गई थी। आपको बैठना ही होगा, आपको पढ़ना ही होगा। चीज़ें आपने उस चीज़ सुना होगा ना, वो 2 लाइनें, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। सिलेबस नहीं चेंज होगा सर, सिलेबस वो रहेगा, सबके लिए कंपटीशन रहेगा। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। दोस्तों, करनी पड़ेगी मेहनत, थोड़ा बैठना पड़ेगा। थोड़ी-सी वीडियो अगर लेंथ ज़्यादा है, तो उसमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं, नोट्स बनाइए आप। 5 मिनट, 10 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो देख के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये रियलिटी है। और इस रियलिटी को जितना जल्दी जान लोगे, उतना बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ओके? और आज हम टॉपिक शुरू करते हैं मनरेगा का। ओके। थोड़ा-सा चीज़ें बताता हूँ, थोड़ी स्टैटिक जीके भी हम ज़रूर कवर करते हैं हर वीडियो में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। रेलेवेंट पढ़ना ज़रूरी है। रेलिवेंट पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंडिया में जो कौन-सी ऐसी स्टेट है, इंडिया में ऐसी कौन-सी स्टेट है जो पॉपुलेशन की दृष्टि से हाईएस्ट है, लोवेस्ट है? ओके। एरिया की दृष्टि से जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट है, ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका एरिया सबसे बड़ा है? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका एरिया सबसे छोटा है? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? तो कौन सी पॉपुलेशन के मामले में सबसे कम है? क्या आपको पता है? चलो कोई नहीं, हम इस बात पे डिस्कस करेंगे। ये वन लाइनर है जो आप पढ़ते हो, लेकिन इसको भी तरीके से पढ़ा जाता है। ये हम करेंगे। पहले मनरेगा के टॉपिक को आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठ के, ईयरफोन लगा के सुनिए। आपको इतनी चीजों का पता चलेगा जो आप तक आपको पता ही नहीं होगा कि मनरेगा की इतनी इंपॉर्टेंट थी। और ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डिस्कस करने के बाद पता चलेगा कि इसका नाम बदल दिया, इसका स्ट्रक्चर बदल दिया, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है। ठीक है ना सर? मनरेगा ग्रामीण इलाके के लिए बहुत मतलब जीवन दान का काम करती थी। और कोविड-19 में इसने जो काम किया ना सर, बस पूछो मत, बहुत यूजफुल रही थी। जब मुंबई से आपने देखा होगी वो पिक्चरें, जब चले गए थे लोग, ग्रामीण इलाकों में काम मिला था लोगों को। तो ये मनरेगा के वर्कर्स हैं, 100 दिन का काम मिलता था इनको उस टाइम, गारंटी होती थी। मनरेगा और जी राम जी कंपैरिजन में देख लेते हैं सर। हम तो 5-4 मिनट वाली वीडियो है, तुरंत बताओ इसमें क्या चेंज किया गया है, ताकि 1 नंबर पक्का हो जाए। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। वैसे मनरेगा में 100 दिन की गारंटी थी। भाई 100 दिन आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको काम नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।
कानून था, राइट टू वर्क था वो। ओके, जी राम जी में क्या कर दिया सर? सर जी राम जी में कर दिया है 125 दिन, 125 डेज। अगर क्वेश्चन इजी बनाना है, किसी को बस डायरेक्ट बनाना है, तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा 125 दिन के लिए। हाँ जी सर, बस हो गया। ठीक है सर, जाइए आप जाइए, आपके लिए और नहीं है, इतना ही है आपके लिए। आप इतने, आपका पेशेंस भी इतना ही है, आप ले आओगे 55-60 अगले सीईटी में भी, और फिर दिखाते रहना कि हाँ कर दिया क्वालिफाई। तो मनरेगा 100 दिन के लिए था, जी राम जी 125 दिन के लिए था। अब 125 दिन के लिए बना दिया गया है। ठीक है सर, ओके। तो सर जी राम जी को जानने से पहले हमें मनरेगा को जानना होगा, क्योंकि कुछ चेंजेस जो किए गए हैं तो हमें तभी पता चलेगा ना मनरेगा में क्या प्रोविजंस थे ऐसे जो जी राम जी में नहीं है, और क्या एक्स्ट्रा कर दिया गया है। 100 दिन का 125 दिन का कर दिया है, ठीक है। आप पहले मनरेगा को जान लेते हैं। 100 दिन के लिए काम दिया जाता था इसमें, बिल्कुल अनस्किल्ड वर्क दिया जाता। अनस्किल्ड वर्क का मतलब क्या है भाई? ईंट उठानी है, गड्ढा खोदना है, कोई एक्सेल पे शीट नहीं बनानी है, कोई कंप्यूटर पे काम नहीं करना आपको। अनस्किल्ड, स्किल की कोई जरूरत नहीं होती थी, ठीक है ना, ऐसा काम दिया जाता था। ओके सर, कौन पार्टिसिपेट कर सकता था इसमें? एनी अडल्ट 18 प्लस कोई भी जाके बोल सकता था मेरे को काम चाहिए, आप मेरे को काम दो, ठीक है। 1/3, 33%, 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए था, इस एक्ट में प्रोविजन किया गया था। 33%, आपने देखा होगा बहुत गांवों में बहुत लेडीज जाती थी काम करने के लिए। ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत जरूरी चीजें थी ये, उसके काफी फायदा हुआ था लेडीज को। ओके, इसमें जो मनरेगा में प्रोविजन कर रखा था प्रोजेक्ट कोस्ट का, उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, मेरे को गांव में एक बिल्डिंग बनानी है छोटी सी, मान लो ग्राम सचिवालय बनाना है, तो उसमें ईंट बजरी ये होती थी, मतलब जो मटेरियल लगता था उसको मतलब 40 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते थे ठेकेदार, और 60% वेतन। मतलब कि ये बिल्डिंग बनानी है मेरे को, ठीक है, मेरे को ऊपर से 100 रुपए रिलीज कर दिए गवर्नमेंट ने, तो 100 में से मैं मैक्सिमम 40 रुपए लगा सकता हूँ मटेरियल पे, और 60 रुपए मुझे देने होंगे वेतन में, वेजेज के रूप में, जो वहां पर काम कर रहे हैं वर्कर्स, जो लेबर वहां पर काम कर रहे हैं। तो 60 रुपए उनको दूंगा, 40 रुपए मटेरियल में, ईंट बजरी सरिया ये इस सब चीज में लगाऊंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप 40 से 50 कर दो, 60 कर दोगे, ये इसलिए लगा गया ताकि ठेकेदार बोल देते 80 रुपए का सामान आया, 20 रुपए की बस वो, क्योंकि रोजगार देना जरूरी था, काम देना जरूरी था। इसका मेन, इसकी जो आत्मा थी इस कानून की, मनरेगा की, यही थी कि लोगों को काम मिले। ये बहुत इसने चेंज किया था, मतलब पॉजिटिव रूप से ग्राउंड लेवल पे बहुत फायदा हुआ था। ठीक है सर, ये ऐसा था 40% मटेरियल, 60% वेतन वेजेज के रूप में दिए जाते थे। प्रोजेक्ट कॉस्ट की मनरेगा में ये प्रोविजन था। ठीक है, कितना पैसा मिलेगा काम करने वाले को, जो वहां पर लेबर है उसको कितना मिलेगा? तो सर ये हर स्टेट में अलग होता था। मतलब हरियाणा में एक जो लेबर है उसका अलग होता था, मान लो 400 रुपए के आसपास है, तो किसी दूसरी स्टेट में 370 हो, 380 हो, हर स्टेट में अलग होता था, क्योंकि हर स्टेट में महंगाई अलग अलग है। हरियाणा में महंगाई थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी पैसे ज्यादा है, बिहार में इतने नहीं है लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए, तो महंगाई के हिसाब से लोगों को पैसे मिलता था, हर स्टेट में अलग मिलता था। हरियाणा मेरे हिसाब से 400 के आसपास है, तो महंगाई के हिसाब से वेतन मिलता था। और महंगाई का मतलब क्या है, कौन का कहां से कैलकुलेट करेंगे? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ाने बैठ गया तो फिर 10 मिनट की खींच जाएगी क्लास, आप समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इससे हम महंगाई को मापते हैं, और महंगाई से फिर वो डिसाइड होता था कि किस स्टेट में किस लेबर को कितना पैसा मिलेगा इसके मनरेगा के तहत। ठीक है सर, तो और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता था? रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट आप समझ ही सकते हो, ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में हमें वो करता था। तो हमने मनरेगा को समझ लिया कि 100 डेज का मिलता था, अनस्किल्ड को मिलता था, अडल्ट कोई भी ले सकता था, वो 33% रिजर्वेशन वुमेन को होता था, मटेरियल कॉस्ट 40% और वेजेज के रूप में 60%, ये सब हमें देना पड़ता था। ठीक है, तो अब जी राम जी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मनरेगा और इसको जी राम जी को कंपैरिजन के साथ पढ़ते हैं, क्या था और क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रहेंगे। तो सबसे पहले है हमारे जैसे एचएसएससी के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए, बैंक के एग्जाम की सीट के लिए जो वहां पर जीके पूछते हैं, उसके लिए फुल फॉर्म जरूरी है। आपको नरेगा की तो पता ही है, फुल फॉर्म इतने सालों से पढ़ रहे होगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, देखिए आप वर्ड, गारंटी एक्ट।
ठीक है। कब आया सर? 2005 में आया था, कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस के टाइम में 2005 में आया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब क्या बना दिया सर? वीबी, विकसित भारत, विकसित भारत, वीबी, जी राम जी, जी का मतलब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ये आपको फुल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। कब आया? 2025 में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबी का मतलब विकसित भारत, जी का मतलब गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है ना, ग्रामीण, फिर ये ग्रामीण हो गया। 2025 में आ रही है। इसमें 100 दिन दिए जाएंगे, इसमें 125 दिन दिए जाएंगे। ठीक है सर। तो एक प्रोविजन होता है, मतलब कि कोई भी स्कीम चलाई गई है तो सेंटर है जो, मतलब मोदी साहब हैं जो, वो कितने पैसे देंगे। और मान लो हरियाणा में जो सैनी साहब है, तो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी। आप समझ रहे हैं? मतलब मान लो कोई स्कीम है, स्कीम में 100 रुपए है, तो सेंटर कितना उसमें अपना पैसा देगा, पार्टिसिपेट करेगा, मैं इतना पैसा दूंगा, ये स्कीम चालू करो। तो और स्टेट कितना देगा। मनरेगा में क्या था? मनरेगा में 100% सेंटर देता था वेजिज में, मतलब जो वहां पर काम कर रहा है मजदूर, उसकी जो तनख्वाह है, मतलब उसकी जो पैसे बने, उसको 100% का 100% सेंटर देता था। ठीक है। जो मटेरियल लगा, बजरी सरिया, उसमें सेंटर बोलता था मैं 75% दे दूंगा, और स्टेट को बोलता था भाई तू 25% दे दियो। मान लो सैनी साहब 25% तू सिर्फ मटेरियल का दे दियो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो सेंटर का ये था कि 75% से 100% वो दे देता था। कई बार सैनी साहब बोल देते थे मान नहीं है मेरे पास पैसे, तो सेंटर ज्यादा भी दे सकता था, लेकिन मिनिमम मिनिमम कितना देता? 75% से 100% सेंटर देता था। कहने का मतलब ये सेंटर का पार्टिसिपेशन ज्यादा था। तो अब मोदी साहब आ गए, मोदी साहब ने नाम बदला, कुछ चीजें भी बदली। अब गुजरात से हैं तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। आप समझ रहे हैं, गुजरात में बिजनेसमैन बहुत होते हैं, पैसों को लेन देन में बहुत वो रहते हैं। मेरा रूममेट भी होता था एक गुजरात से, तो बहुत पॉजिटिव बंदा था। तो पैसे का लेकिन समझ बहुत होती है इन लोगों को। तो अब पहले 75 से 100% सेंटर के अंडर आते थे, अब कितना बोल रहा है सेंटर का कितना पार्टिसिपेशन होगा? जी राम जी में, जी राम जी में कितना होगा? 60 से 40। सेंटर बोला 60 मैं दूंगा, 40 तुम देना भाई। सैनी साहब बोले 40 देना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ हाँ, सैनी साहब तो फिर भी दे लेंगे, हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर भी है। लेकिन बिहार, वहां पर दिक्कत हो जाएगी, झारखंड वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो ना, ये फिर टसल होती है, फिर फाइट होती है सेंटर और स्टेट में, फिर न्यूज आती रहती है, ये है वो है। बहुत सारी स्टेट इस बात को मानेंगी ही नहीं, क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ गया ना। आप समझो सारा फिर पैसे का ही रोड़ा है हर चीज का। और ठीक है 60-40, यहाँ पर सर 90-10 लिख रखा है, ये क्या है? सेंटर बोल रहा है 90 दूंगा, स्टेट देगा 10 दूंगा। ये उन स्टेट्स के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट, असम, त्रिपुरा, आपने सुना होगा, एटलीस्ट ज्यादा पता नहीं होगा, आपने पता ही है नॉर्थ ईस्ट में हमारे स्टेट्स हैं, जो असम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर थोड़ा सा मतलब संसाधन रिसोर्सेज कम है, तो वहां की स्टेट के पास पैसे कम है, तो उनको 90 कौन देगा? सेंटर। स्टेट कितना देगा? 10 देगा सिर्फ। ओके। और नॉर्थ ईस्ट होगी, हिली एरिया है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, जहां पर हिमालयाज है। आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, वहां पर सिर्फ टूरिज्म होता है, ज्यादा खेती नहीं होती, ज्यादा इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, क्योंकि टेरेन ही ऐसा है। तो वहां पर भी 90-10 का रेशो रहेगा। मतलब अगर एक बाप के 4 बच्चे हैं तो सब इक्वल नहीं हो सकते। जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, ये अलग है, यहाँ का ज्योग्राफी अलग है। और जो नॉर्थ ईस्ट की है, जैसे बॉर्डर स्टेट होगी नॉर्थ ईस्ट की, म्यांमार से लगता है, उधर चाइना से लगता है, उधर अलग सिस्टम है, तो वहां पर दिक्कतें अलग रहती हैं, तो पैसा भी वैसे ही बांटा जाता है 90-10 की रेशो में, इधर नॉर्थ ईस्ट में इधर, और 60-40 का अलग रहता है। मोस्टली तो इधर ही आता है 60-40 का। ये तो कुछ एक है, छोटी छोटी स्टेट है, तो इधर दिक्कत नहीं होती ज्यादा। यहाँ पर दिक्कत होती है दोस्तों 60-40 की, जब केरला, तमिलनाडु, ये सब अब न्यूज में आता रहेगा ये सब चीजें। तो आप समझ रहे हो ना, पहले क्या था और अब क्या है। जी राम जी में प्रोविजन 60-40 का किया गया है, तो मतलब कंक्लूजन में निकालूं आपके लिए, तो सेंटर कम पैसा देना चाहता है इस नई स्कीम में, जी राम जी स्कीम में, वी विकसित भारत, जी राम जी। ठीक है। तो
अब मनरेगा का ना इधर जो एडिटोरियल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, जो द हिंदू में आया था, और मनरेगा के ऊपर उसने उन्होंने कुछ कहा, बोला, मतलब मनरेगा बहुत अच्छी स्कीम थी और जी राम जी इतनी अच्छे प्रोविजंस नहीं है इसमें। तो उसने बोला कि हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो, काम को पूरा दाम दो, राइट टू वर्क। मनरेगा का मतलब ये टैगलाइन होती थी। जैसे हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, तो उसमें जागो ग्राहक जागो, आपने टैगलाइन सुनी होगी। तो हर हाथ को काम दो, काम को पूरा दाम दो, ये टैगलाइन होती थी मनरेगा की। मतलब राइट टू वर्क वाला जो फंडा था, ये मनरेगा के अंडर था। ये मनरेगा बहुत अच्छी थी। आप काम मांगो, गवर्नमेंट को देना ही होगा, वरना आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। ऐसा मनरेगा के अंदर प्रोविजन था। और मनरेगा के अंदर क्या था, डिमांड ड्रिवन। ये डिमांड ड्रिवन थी, मतलब भाई मेरे को काम दो, आपने डिमांड किया, आपको काम मिला। मतलब अगर 20 लोग आ गए तो भी काम मिला। आपने कोविड-19 में देखा होगा, बहुत सारे लोग बंबई से, जो गुजरात में फैक्ट्रीज लगी थी, शहरों से गांव में आए थे, तो गांव में लोगों की फिर जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। फिर उन्होंने फिर काम चाहिए था, फिर काम मनरेगा के तहत उनको मिला। तो फिर काम मिला तो फिर उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो सेंटर को बजट ज्यादा अलोकेट करना पड़ा। मान लो पहले 100 रुपए करते थे, मान लो एवरेज हर साल, तो कोविड-19 टाइम 120 रुपए करना पड़ा। तो डिमांड करी उन्होंने काम की, फिर उनको काम, तो नीचे से बॉटम अप अप्रोच थी। काम मांगा सरपंच, सरपंच ने फिर ग्राम सचिव, ग्राम सचिव ने फिर ऊपर लिख के भेजा कि भाई एसडीएम को, फिर एसडीएम ने डीएम साहब को बोला, डीएम ने स्टेट को, फिर ऊपर गई कि भाई इतने पैसे रिलीज करो। सेंटर को बोला कि भाई हमें 120 रुपए चाहिए, अब की बार ज्यादा लोग आ गए, उन्होंने काम किया है, उनको पैसा देना पड़ेगा। तो बॉटम अप अप्रोच थी। बजट फॉलोज डिमांड, बजट फॉलो करता था डिमांड को। अब क्या है, अलोकेशन ड्रिवन। अब इसमें इसमें क्या है, डिमांड लिमिटेड बाय बजट। ऊपर से बोल देंगे ये लो 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए हमने रिलीज कर दिए हैं, इतने ही पैसे हैं, काम कितना, 125 बोल तो दिया, अब 60 दिन का देंगे, 70 का देंगे, 40 का देंगे, क्योंकि पैसे खत्म हो गए सर, बजट ही नहीं है। एक लाइन बोलनी है बस ग्राम सचिव को, सरपंच को, भाई बजट ही नहीं आया ऊपर से, आप काम करोगे पैसे तो नहीं मिलेंगे। अब बिना पैसे का कौन काम करेगा। तो आप मेरी इस बात समझ रहे हो, टॉप डाउन अप्रोच हो गई। टॉप डाउन का मतलब ऊपर वाले लोग फैसला लेंगे कि इतने पैसे देने हैं, इतना काम करवाना है। पहले क्या था, बॉटम अप अप्रोच थी। बॉटम अप मतलब नीचे से ऊपर, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे। अब दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट में नरवाड़ा तहसील में गांव दमतान साहिब में इतने पैसे भेजे जा रहे हैं, इतना काम करवाना है। वरना क्या होता, नीचे से जाती है अप्रोच, भाई इतना काम करवाया है, स्टेट तक जाती, फिर सेंटर तक, इतने पैसे भेजो हमें। आप मेरी बात समझ गए, पहले से और अब में क्या फर्क है, इतना फर्क हो गया स्कीम में। तो बड़ा फर्क है इस चीज में। मनरेगा ने क्या पॉजिटिव था, कोविड-19 में रूरल जो सिस्टम था ना, उसको बचा लिया था, लोगों को भूखे मरने से बचा लिया था। लोगों के पास पैसे आ गए थे, गांव में चले गए थे, जब जब फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। बहुत मूवीज बनी है, आपने एक मूवीज है होम बाउंड करके, होम बाउंड बॉलीवुड की ही है, आप देख सकते हो ये मूवी। कोविड-19 की बहुत अच्छे से दिखाते, कई फैक्टर है समाज के उसमें, लेकिन कोविड-19 में दो दोस्त होते हैं, एकदम लॉकडाउन लग जाता है, तो फिर वो कैसे घर पहुंचते हैं, वो एक स्टोरी आप देखिएगा। तो मनरेगा ने कोविड-19 में बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। एक दूसरी चीज अच्छी क्या थी मनरेगा की, माइग्रेशन टू सिटीज कम हो गया था सर। जब गांव में ही लोगों को काम मिल जाएगा, वो शहर में क्यों जाएंगे, क्यों शहर में बसेंगे। शहर में तो हर चीज महंगी होती है, शहर में लोग क्यों जाते हैं, रोजगार के उसके लिए जाते हैं। अब लोग डोंकी से बाहर के देशों में जा रहे हैं, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, क्यों जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में। और शहरों में फिर आपने स्लम एरिया भी देखा हुआ, देखो आप, ये स्लम एरिया है। दिल्ली में तो पूछो ही मत। मैं जब घर से जाता था दिल्ली में, बीच में नांगलोई स्टेशन आता था, वहां पर रेलवे स्टेशन के आसपास आप देख सकते हो शहरों में स्लम एरिया, बिल्कुल झुग्गियां है, मतलब रह ही नहीं सकता इंसान, फिर भी इनको रहना पड़ता है, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान वो वाली बात हो जाती है, तो मकान की रहने की दिक्कत आती है लोगों को। तो मनरेगा ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, हमारे रूरल स्ट्रक्चर को एकदम रीढ़ की हड्डी थी।
अब राइटर के हिसाब से जी राम जी में वो बात नहीं है, और सबसे बड़ा फैक्टर तो ये टॉप डाउन अप्रोच का है, और बहुत सारी स्टेट तो इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? बहुत सारी वो 60-40 वाला ये बोलेंगे कि हम नहीं कर रहे, आप पैसे नहीं दे रहे, हम अपने स्टेट में क्यों लागू करें? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये दिक्कत आएगी आगे। तो लेट्स सी क्या प्रोविजंस में चेंजेस होते हैं। अभी बिल है, एक्ट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सर ठीक है, आपने मेरे को ये बता दिया, अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। क्या पेपर में आएगा, करंट अफेयर का टॉपिक था, चलता रहेगा, आपने समझा दिया, अच्छी बात है। पेपर में जो आएगा वो ठीक है, लेकिन कुछ स्टैटिक चीजें बताइए इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कानून कब आया था? 2005 में, ठीक है। उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ना 5-6 कानून ऐसे लाए थे जिन्होंने बहुत चीजें बदल दी थी, और वो पेपर में एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। तो हमें उसकी डेट याद रखनी होगी। मनरेगा की 2005 में आया था। राइट आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? 2005 में। ये एचएसएससी में एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए लिखा रहा हूं कि एग्जाम में आ चुका है तो अगली बार भी आएगा। तो इसकी डेट है 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, दो डेट है। इस दिन ये बिल पास हुआ था, और इस दिन ये इंप्लीमेंट हुआ था, केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स। ये इंप्लीमेंट हुआ था दोस्तों, इस दिन आया था, लागू हुआ था, इस दिन लागू हुआ था। तो 12 अक्टूबर और 15 जून 2005, ये एग्जैक्ट डेट याद करने की कोशिश करना दोस्तों। 15 जून 2005, 12 अक्टूबर 2005, क्योंकि कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है जैसे वालों का, तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं। 2005 में 4 डेट दे देंगे, 4 मंथ अलग अलग, ठीक है ना। 15 जून को ये पास हुआ था, और इस दिन केम इनटू फोर्स, इसके आगे लिख लो केम इनटू फोर्स, इस दिन ये आया था। ये वर्ड ऐसे कैसे मिलेंगे आपको वहां पर, इसलिए लिखा रहा हूं केम इनटू फोर्स, ठीक है। आरटीआई एक्ट, मनरेगा एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया? 2006 में। ऐसे कैसे याद रखियो? 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका याद रखना, कभी भी पूछ लेंगे फिर ये। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2013 में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनएफएस से बोलते हैं इसको, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये कौन सा सर? यार 5 किलो चावल मिलेंगे, 4 किलो गेहूं मिलेगी, 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, वो वाली, वो कब आया? 2013 में आया था। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देख ही रहे होगे ये सब चीजें। तो ये सब का जरूरी है, सब इसलिए लिखवाए गए हैं। मनरेगा भी एक कानून था 2005 में, क्योंकि एग्जाम में मैंने दिए हैं, तो ये मेरे को पता है कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। तो ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम गलत करते हैं, हम डेली रूटीन में नहीं पढ़ते हैं, जो 1-1, 2-2 नंबर का असर करेंगे कल, ठीक है सर। हाँ, एक 2013 में लैंड एक्विजिशन एक्ट भी आया था, तो ये रह गया था। 2013 में 2 कानून आए थे, एनएफएस से, लैंड एक्विजिशन एक्ट। ओके सर, ठीक है। तो यूपीए गवर्नमेंट, मतलब जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 2004 से 14, तो बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने, ऐसे ऐसे कानून लेके आए जो अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो कुछ तो बात थी। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह 4 से 14 तक थे। तो भाई बहुत गजब के थे। कौन से नंबर के थे सर पेपर के लिए? 17वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और बहुत नॉलेज थी इनको, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे ये। इंटेलिजेंट सर कैसे? ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं 1991 से 96, 1991 से 96 ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 से। पीवी नरसिम्हा राव, आपने सुना हो, उस टाइम वो प्रधानमंत्री होते थे, उनकी कैबिनेट में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने इकोनॉमिक्स की स्टडी की थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बहुत इंटेलिजेंट लोग बंदे थे ये, बहुत इंटेलिजेंट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे। 4 से 14 में इन्होंने जो कानून लाए वो बहुत लैंडमार्क है, एकदम बहुत जबरदस्त है। तो आपको ये याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर 17वें नंबर के 4 से 14 अपने मनमोहन सिंह। तो फिर अगले नेक्स्ट कौन से हैं? मोदी साहब। तो जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी मनमोहन सिंह की, तो इनके ये सब कानून, इन सब की ये चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है सर। तो वो तो बता दीजिए, जो आपने पहले कहा था, इंडिया में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन हाईएस्ट है? यूपी। ऑब्वियस ये था, 20 करोड़ लोग रखे हैं। अब सेंसस होने वाला 2027 में, हमने पढ़ा भी था। आपने सेंसस 2027 पढ़ा था ना, किसने स्टार्ट किया, पहले कब किया? अब सेंसस 2027 में होने वाला, कौन से नंबर का होने वाला है? आप जाके देखिए, करंट अफेयर आपका एकदम वो है, पिछली वीडियो में जाके देखिए एक बार सेंसस। यूपी 20 करोड़ है, अभी सेंसस अगला आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कितने हो गए। सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में सर। एरिया सबसे ज्यादा किसका है? राजस्थान में। राजस्थान ही क्यों है सर? डेजर्ट है ना वहां पर, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत बड़ा एरिया है।
स्मॉलेस्ट एरिया गोवा। वन लाइनर टाइप ये है, लेकिन थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको। गोवा, सिक्किम, यूपी, राजस्थान। राजस्थान को तो आपको पता ही है, बॉर्डर लगता है, हमारा पड़ोसी है। यूपी का बॉर्डर लगता है, एक इस साइड है, एक इस साइड है। ठीक है, सिक्किम और गोवा। बहुत लोगों को मैं मान सकता हूं कि सिक्किम और गोवा इंडिया के मैप में कहां पे है, इनको नहीं पता होगा। भाई क्या करें, इसलिए नहीं कि पढ़े नहीं, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। ये हमारा हरियाणा रहा, प्यारा सा हरियाणा। ये हमारा राजस्थान है, ये यूपी है, बढ़िया। ठीक है, पॉपुलेशन में ये ज्यादा है, एरिया में ये ज्यादा है। याद कर लो ना सीधा ऐसे ही। एरिया में राजस्थान, राजस्थान का यार इधर डेजर्ट है अपना, वैसे ही एरिया बहुत ज्यादा होता है। फिर यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई। ठीक है, अब ये बताओ सर, सिक्किम गोवा वो कहाँ है? ये रही बेटा, ये देखो, ये रही। बताओ ये कौन सी सिक्किम है, गोवा है? ये कौन सी है? थोड़ा दिमाग पे जोर दोगे क्या? इनमें से एक सिक्किम है और एक गोवा है। चलो थोड़ा ढूंढना, आप थोड़ा सा मेहनत करना। आंसर तो आपको बता दिया है, थोड़ा सा आप खुद बैठो, थोड़ा ही मेहनत करो, तो फिर डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही जीके बढ़ती है। जीके ऐसे ही इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा धीरे धीरे सीखोगे फिर आप। और नोट्स बनाने हैं हर बात के, हर चीज के। वीडियो को चाहे 2 बार देखो, लेकिन नोट्स बनने चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी और 2 महीने 3 महीने में ये देखोगे कि आपकी ग्रोथ कितनी अच्छी से हो रही है, आप कितने अच्छे से इंटरकनेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, प्रदीप की पाठशाला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत था। मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छी सी चीजें, मनरेगा वाला टॉपिक समझाऊं जो हमारे करंट अफेयर से लिंक है। थैंक यू।